ये बहती हुई नदी, ये पत्तों का सरसराना, ये चिड़ियों की चहचहाहट, कभी पेड़ों का नदी से अटखेलियां करना, और कहीं दूर से आती हुई कोई आवाज। हर तरफ शांति है, हर तरफ खामोशी है। कुदरत के सौंदर्य का आनंद लेते हुए अचानक भीतर एक हलचल होती है। आपको वास्तविक दुनिया पर मंडराते एक भयानक सत्य का एहसास होता है। मैं अल गोर यूनाइटेड स्टेट्स का अगला राष्ट्रपति हुआ करता था, पर मुझे यह मजाक नहीं लग रहा। आज हम सब यहां पर एक महत्वपूर्ण मुद्दे की बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आप यकीन मानिए या ना मानिए, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि कई लोगों का ग्लोबल वार्मिंग के विषय में अपना एक मत है, अपना एक विचार है, और उनका यह मानना है कि पृथ्वी इतनी विशाल है कि इसके पर्यावरण पर कोई भी स्थायी हानिकारक प्रभाव पड़ ही नहीं सकता। हो सकता है आज से कुछ अरसा पहले ऐसा मानना शायद सही था, पर आज हरगिज नहीं है। इसका एक कारण यह है कि पृथ्वी के पर्यावरण विज्ञान का सबसे नाजुक हिस्सा है एटमॉस्फेयर। यह नाजुक इसलिए है क्योंकि यह बहुत महीन है। मेरे स्वर्गीय दोस्त कार्ल सेगन कहा करते थे कि एक बड़े से ग्लोब पर अगर वार्निश की परत लगा दी जाए तो उस परत की मोटाई उस ग्लोब से रिलेटेड उतनी ही होगी जितनी की एटमॉस्फेयर की पृथ्वी से रिलेटेड ये परत। ये इतनी पतली और सेंसिटिव है कि बढ़ते हुए पोल्यूशन की वजह से इसकी रचना में बदलाव आ सकता है। यही मूल कारण है ग्लोबल वार्मिंग का। मैं इस पर ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूंगा क्योंकि आप इस सच से भली भांति परिचित हैं कि सूर्य की रेडिएशंस थिन वेव्स के रूप में आती हैं और पृथ्वी को गर्म कर जाती हैं। यही रेडिएशन स्पेस में वापस फैल जाती है इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में। लेकिन कुछ बाहर जाने वाली रेडिएशन एटमॉस्फेयर के द्वारा सोख ली जाती है और ये एटमॉस्फेयर के भीतर ही रह जाती है। यह प्रक्रिया बहुत लाभदायक है क्योंकि यह पृथ्वी के तापमान को संतुलित रखती है, आरामदायक और रहने योग्य रखती है। पर आज समस्या यह है कि यह पतली परत मोटी होती जा रही है, जिसका कारण है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने वाला पोल्यूशन, जो कि ऊपर जाकर इस परत पर जम जाता है, जिसकी वजह से वो सारे हानिकारक रेडिएशन जो कि बाहर जाने चाहिए नहीं जा पाते, अटक जाते हैं और वातावरण को और ज्यादा गर्म कर देते हैं। यही मूल कारण है ग्लोबल वार्मिंग का। अब हम वास्तविक दुनिया पर इसका प्रभाव देखते हैं। यह है माउंट किलिमंजारो 30 साल पहले और ये अब। मेरा एक दोस्त कुछ वक्त पहले किलिमंजारो गया था, तब उसने कुछ तस्वीरें खींची थी। और मेरा दूसरा एक दोस्त लानी थॉमसन ग्लेशियर्स के विषय में अध्ययन करता है। यह है तस्वीर जो लानी ने ली थी, एक छोटा सा बचा हुआ अंग उस विशाल ग्लेशियर का। और 1 दशक के बाद किलिमंजारो में कोई बर्फ नहीं दिखेगी। यही हो रहा है ग्लेशियर्स नेशनल पार्क के साथ भी। आने वाले 15 सालों में यही बचेगा, एक विशाल स्ट्रक्चर का जो कि ग्लेशियर्स कहा जाता था। देखिए, हर साल यही हो रहा है कोलंबिया ग्लेशियर्स के साथ भी। हर साल ये घटता जाता है। ये बहुत ही शर्म और दुख की बात है क्योंकि ये ग्लेशियर्स इतने सुंदर हैं, लोग दूर दूर से इनकी सुंदरता को निहारने आते हैं, पर अफसोस कि यहां आकर ये देख पाते हैं। हिमालय के पहाड़ों में भी एक समस्या है। विश्व के 40% लोगों को पीने का पानी नदी या झरने से मिलता है। नदियों और झरनों को पानी इन ग्लेशियर्स की वजह से ही मिलता है। आने वाली आधी सदी में विश्व के इन 40% लोगों को अपर्याप्त पानी की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसके मूल कारण है ये पिघलते हुए ग्लेशियर्स। इटालियन एल्प्स। आपने पुराने पोस्टकार्ड्स में स्विट्जरलैंड की कुछ तस्वीरें देखी होंगी। वहां आज सारे एल्प्स में यही समस्या है। साउथ अमेरिका में भी यही कड़वा सत्य सामने आता है।
ये है परु 15 साल पहले और वही ग्लेशियर्स की दशा आज। यह है अर्जेंटीना 20 साल पहले और वही ग्लेशियर्स आज। ये देखिए साउथ अमेरिका की चोटी पर पैरागोनिया में 75 साल पहले बर्फ से भरी इस विशाल जगह को देख रहे हैं आप। यहां आज कोई बर्फ नहीं है। ये सारी झलकियां जो आपने देखी उनमें एक संदेश है जो कि सारे संसार के लिए है। ये बर्फ जैसे कोई कहानी सुना रही है। ये बर्फ की शिलाएं बनती हैं और पिघलती हैं हर साल। सालों साल ये प्रक्रिया चलती रहती है। हर साल बर्फ का पिघलना और फिर जमना। बहुत सारे बड़े बड़े ग्लेशियर्स कुछ हजारों साल पुराने हैं। थर्मामीटर की मदद से हम इनका टेम्परेचर नाप सकते हैं। ये जो ब्लू रंग है ठंड का संकेत है और लाल रंग गर्मी का। ये मैं आपको कई कारणों की वजह से दिखा रहा हूं। पहला कारण, ये जो संशयवादी लोग हैं वे कहेंगे ओहो ये सब बीमार दिमाग की बातें हैं। कुछ अर्सा पहले भी एक मीडिएवल वार्मिंग पीरियड आया था, कुछ दुर्घटना हुई। वेल, जरूर ये सही है, ऐसा एक मीडिएवल वार्मिंग पीरियड आया था, इस चार्ट में आप देख सकते हैं। उसके बाद 2 और आए थे, पर जो आज हो रहा है इसके मुकाबले में इनकी कोई तुलना हो ही नहीं सकती। तो अगर आप पिछले हजारों साल का तापमान देखें और कंपेयर करें और उसी समय CO2 लेवल देखें तो आप देख पाएंगे कि कितनी नजदीकी से ये एक दूसरे के साथ फिट होते हैं। 1000 साल का CO2 माउंट ग्लेशियर में ठीक है, पर अंटार्कटिका में ये 6,50,000 साल तक पीछे जा सकता है। और ये पहली बार है कि वैज्ञानिकों के ग्रुप के बाहर किसी ने ये इमेज देखा हो। ये देखिए, ये है अभी का समय, ये है लास्ट आइस एज, फिर ये ऊपर उठता है और फिर हम पीछे जाते हैं 6,50,000 साल पीछे। अंत के 2 आइस एज के बीच का वार्मिंग पीरियड है ये है दूसरा, तीसरा आइस एज, इसके पीछे चौथा, 5वां, 6ठा और ये 7वां आइस एज है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन 650,000 सालों में CO2 लेवल कभी भी 300 पार्ट्स पर मिलियन के ऊपर नहीं गया है। जैसे मैंने पहले कहा था, इसका तापमान मेजर किया जा सकता है। हमारी पृथ्वी पर टेम्परेचर इस प्रकार रहा है। मैं इस बात को ऐसे प्रस्तुत करता हूं कि मेरा एक सहपाठी 6ठी कक्षा में पढ़ने वाला अगर अफ्रीका और साउथ अमेरिका की बात करेगा तो पूछेगा क्या कभी ये एक साथ थे? ऐसी बेकार बात मैंने पहले कभी नहीं सुनी, पर ये फिट जरूर हुए हैं। ये रिश्ता असल में बहुत पेचीदा है, पर एक रिश्ता है जो दूसरे सारे रिश्तों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, और ये रिश्ता है CO2 और टेम्परेचर का। जब CO2 ज्यादा हो तो टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ये सूर्य से निकली हुई गर्मी को अपने अंदर ज्यादा समेट लेता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के उन मॉडर्न शहरों में जैसे कि क्लीवलैंड, डिट्रॉयट, न्यूयॉर्क और दूसरे नॉर्थ के शहरों में यही फर्क होता है एक अच्छे दिन में और अपने सर पर 1 मील ऊंची बर्फ के होने में। इस बात को आप अपने दिमाग में जरूर रखें जब आप इन फैक्ट्स को देखें। पहले CO2 कभी भी 300 पार्ट पर मिलियन के ऊपर नहीं गया। अब CO2 का क्या लेवल है ये देखिए। CO2 लेवल इतना ऊपर है जितना पहले कभी नहीं गया। अब आपको मेरे साथ थोड़ा झेलना पड़ेगा क्योंकि इस बात को मैं विस्तार से समझाना चाहता हूं। यहां के क्रू ने मुझे सिखाया है कि इस डिवाइस को किस तरह से हैंडल किया जा सकता है। बस दुआ कीजिए कि मैं कहीं खुद को मार न लूं। ये देखिए, ये यहां पर इतनी ऊपर है। देखिए नेचुरल साइकिल से कितनी ऊपर।